कहते हैं कुछ लोग जन्म से ही अलग होते हैं, न तो पूरी तरह अच्छे न पूरी तरह बुरे, बस एक रहस्य। चार्ल्स सोबराज ऐसा ही शख्स था। उसका चेहरा किसी रोमांटिक हीरो जैसा था, बातें किसी फिलोसफर की, लेकिन दिमाग एक शातिर अपराधी का। वह दुनिया के सामने कभी बिजनेसमैन बनकर आता, कभी हीरो का सौदागर, तो कभी फॉरेन डिप्लोमेट, लेकिन असल में वह एक ऐसा शिकारी था जो अपने शिकार को पहले दोस्त बनाता, फिर धीरे धीरे उनके सपनों को चुरा लेता और कई बार उनकी जिंदगी। 1970 का दशक, जब हिप्पी संस्कृति अपने चरम पर थी, चार्ल्स ने एशिया के रास्तों को अपने अपराधों का अखाड़ा बनाया। थाईलैंड, भारत, नेपाल, हर जगह उसने खून की ऐसी कहानियां लिखी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। वह जेलों को अपना घर बनाता, वहां के नियमों को अपने हिसाब से तोड़ता और जब चाहता हवा की तरह गायब हो जाता। यह कहानी है उस शख्स की जिसे दुनिया बिकनी किलर के नाम से जानती है। कैसे एक बच्चा जो कभी प्यार की तलाश में भटकता था, दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बन गया, और कैसे वह बार बार कानून को चकमा देकर आज भी आजाद है। आइए चलते हैं चार्ल्स सोबराज की उस दुनिया में जहां सच और झूठ का फर्क मिट जाता है। 6 अप्रैल 1944, वियतनाम का साइगोन शहर। युद्ध की छाया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया चार्ल्स गुरुमुख सोबराज। उसका बाप हैचर्ड बावनी एक भारतीय व्यापारी था जिसके लिए पैसे और एम्बिशन परिवार से ज्यादा मायने रखते थे। उसकी मां ट्रैन लोंग फुंग एक वियतनामी महिला थी जो उस दौर की उथल पुथल में जी रही थी। चार्ल्स के जन्म के साथ ही उसके माता पिता का रिश्ता टूटने लगा। कुछ ही सालों में दोनों अलग हो गए और चार्ल्स की मां ने एक फ्रेंच सैनिक अल्फोंस डारो से शादी कर ली। चार्ल्स अपनी मां के साथ फ्रांस के मार्सेल शहर चला गया, लेकिन वहां भी उसे घर जैसा कुछ नहीं मिला। डारो ने उसे अपनाया तो सही, लेकिन उसे कभी अपना नाम या प्यार नहीं दिया। घर में चार्ल्स एक अनचाहा मेहमान था। स्कूल में भी बच्चे उसका मजाक उड़ाते क्योंकि वह न तो पूरी तरह फ्रेंच था न पूरी तरह भारतीय। उसकी मिश्रित नस्ल उसे अलग बनाती थी, लेकिन यह अलगाव उसे अंदर से तोड़ रहा था। चार्ल्स अकेलेपन में डूबने लगा। वह स्कूल से भाग जाता, सड़कों पर भटकता और दुनिया को अपने नजरिए से देखता। उसका दिमाग तेज था और वह लोगों की कमजोरियां समझने में माहिर था, लेकिन इस तेज दिमाग के पीछे एक गहरा गुस्सा पल रहा था अपने पिता के खिलाफ, जिन्होंने उसे जन्म के बाद छोड़ दिया था। उसने एक बार अपनी डायरी में लिखा, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। यह गुस्सा, यह खालीपन उसकी जिंदगी का आधार बन गया। टीनेज तक पहुंचते पहुंचते चार्ल्स ने छोटे मोटे अपराध शुरू कर दिए। वह दुकानों से चोरी करता, लोगों को छोटी मोटी ठगी में फंसाता। उसमें एक खास बात थी, वह लोगों का विश्वास जीतने में माहिर था। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि लोग उस पर भरोसा कर लेते। वह फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी और वियतनामी जैसी कई भाषाएं बोल सकता था, जिससे वह किसी भी देश, किसी भी संस्कृति में आसानी से घुल मिल जाता। 1973 में 19 साल की उम्र में चार्ल्स पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ा। एक गहनों की चोरी के मामले में उसे पेरिस की एक जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल में भी वह चुप नहीं रहा। उसने वहां के गार्डों और कैदियों को अपनी कहानियों में उलझाया। वह खुद को एक बेचारा, हालात का शिकार इंसान दिखाता। उसकी बातें इतनी चालाकी भरी थीं कि कुछ गार्ड तक उससे सहानुभूति रखने लगे। जेल में उसकी मुलाकात एक अमीर युवक आंद्रे लेवी से हुई, जो कैदियों की मदद के लिए जेल आता था। चार्ल्स ने अपनी चालाकी से आंद्रे को दोस्त बना लिया। जेल से छूटने के बाद वह आंद्रे के घर रहने चला गया। यह दोस्ती चार्ल्स के लिए एक नया मौका थी। वह अब 2 जिंदगियां जीने लगा। एक तरफ आंद्रे की हाईफाई दुनिया में शरीफ बनकर, दूसरी तरफ अपनी गहरी अंधेरी दुनिया में अपराध करते हुए। पेरिस में एक रात एक चमकती पार्टी में चार्ल्स की मुलाकात हुई लिसा मोरेल से, एक खूबसूरत फ्रेंच लड़की जो उसकी शख्सियत से मोहित हो गई। चार्ल्स की बातों, उसके विदेशी लुक और उसकी चालाकी ने लिसा को प्यार में डुबो दिया। दोनों जल्दी ही करीब आए और चार्ल्स ने उसे शादी का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन उसका असली चेहरा जल्दी ही सामने आया। एक रात जब वह लिसा को चोरी की गाड़ी में घुमाने ले गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे कुछ महीनों के लिए जेल हुई, लेकिन लिसा ने उसका इंतजार किया। जेल से छूटने के बाद चार्ल्स और लिसा ने शादी कर ली, लेकिन शादी ने चार्ल्स को नहीं बदला। वह फ्रांस में बड़े बड़े स्कैम करने लगा। वह नकली चेक बनाता, अमीर लोगों को ठगता और हर बार बच निकलता, लेकिन पुलिस की नजरें उस पर पड़ने लगी। 1970 में जब उसे लगा कि पुलिस उसे पकड़ने वाली है, उसने लिसा को साथ लिया और फ्रांस छोड़ दिया। उनका पहला पड़ाव था भारत, वह देश जहां चार्ल्स की जड़ें थीं और जहां उसने अपने अपराधों का नया अध्याय शुरू किया। चार्ल्स ने बॉम्बे को अपना ठिकाना बनाया। यहां उसकी बेटी का जन्म हुआ, लेकिन पिता बनने ने उसके इरादों को नहीं बदला। उसने कार चोरी और तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गाड़ियां चुराता, फिर उन्हें भारत में बेच देता। उसकी चालाकी ऐसी थी
कि वह भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देकर आसानी से बॉर्डर पार कर लेता। 1971 में उसने दिल्ली के एक बड़े होटल में ज्वेलरी स्टोर लूटने की योजना बनाई। उसने होटल में एक कमरा बुक किया, लेकिन वह कमरा पहले से ही एक स्पेनिश डांसर के नाम पर था। चार्ल्स ने उसे अपने जाल में फंसाया और कमरे में घुस गया। उसने ज्वेलर को बुलाकर गहने मंगवाए, उन्हें बेहोश किया और लाखों के गहने चुराकर भाग गया। लेकिन उसका पासपोर्ट कमरे में छूट गया। पुलिस ने उसे बॉम्बे में एक और लूट की कोशिश में पकड़ लिया। उसे तिहाड़ जेल भेजा गया। वहां उसने बीमारी का बहाना बनाकर हॉस्पिटल पहुंचा और अपनी पत्नी की मदद से गार्डों को बेहोश कर भाग निकला, लेकिन वह जल्दी ही पकड़ा गया। जमानत पर छूटने के बाद वह लीसा के साथ अफगानिस्तान भाग गया। काबुल में चार्ल्स ने हिप्पी टूरिस्टों को लूटना शुरू किया। वह उन्हें ड्रग्स देता, बेहोश करता और उनका सामान चुराता, लेकिन वहां भी वह पकड़ा गया। उसने खून की उल्टी का नाटक रचकर फिर से भाग निकला, इस बार लीसा को छोड़कर। अब वह अकेला था और उसका इरादा और खतरनाक हो गया। 1975 में वह भारत लौटा और अपनी प्रेमिका मेरी एंड्रे और साथी अजय चौधरी के साथ थाईलैंड गया। वहां उसने हिप्पी टूरिस्टों को निशाना बनाया। वह उनकी दोस्ती करता, ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाता और लूट लेता। कई बार उसने हत्या भी की। उसकी शिकार ज्यादातर महिलाएं थीं, जिनकी लाशें बिकनी में मिलती थीं। इस पैटर्न ने उसे बिकनी किलर का नाम दिया। थाईलैंड पुलिस के लिए यह एक पहेली थी। 6 महिलाओं की लाशें बिकनी में मिली। जांच में चार्ल्स का नाम सामने आया। उसने नेपाल में भी हत्याएं की, फिर थाईलैंड लौटकर रिश्वत देकर भाग गया। 1976 में दिल्ली में एक गलती ने चार्ल्स को तिहाड़ पहुंचा दिया, लेकिन वहां उसने जेल को अपना साम्राज्य बनाया। उसकी सेल में हर सुख था और गार्ड उसे साहब कहते। थाईलैंड के एक्सट्रेडिशन के डर से उसने जेल से भागने की योजना बनाई। उसने अपने जन्मदिन की पार्टी में गार्डों को ड्रग्स दिए और भाग निकला, लेकिन वह जानबूझकर गोवा में पकड़ा गया ताकि उसकी सजा बढ़े और थाईलैंड का केस खत्म हो जाए। 1997 में रिहा हुआ और फ्रांस डिपोर्ट हो गया। वहां उसने अपनी कहानियां बेची। 2003 में नेपाल में वह फिर पकड़ा गया और आजीवन कारावास की सजा पाई। जेल में उसने एक युवती से शादी की। 2022 में उम्र के आधार पर वह रिहा हो गया। आज 81 साल का चार्ल्स फ्रांस की खुली सड़कों पर चलता है, जहां वह आजादी की हवा में सांस लेता है। दर्जनों हत्याएं, अनगिनत ठगी और बार बार जेल से भागने का कारनामा, यह सब अब उसके पीछे छूट चुका है। लेकिन क्या सचमुच वह बदल गया है, या फिर वह सांप जो सालों तक दुनिया को अपने जहर से डसता रहा, अब भी चुपके से किसी नए शिकार की तलाश में है? उसकी आंखों में वही पुरानी चमक है, वही मुस्कान जो कभी लोगों को भरोसे में लेती थी और फिर उन्हें अंधेरे में धकेल देती थी। दुनिया शायद उसे भूल जाए, लेकिन चार्ल्स सोबराज का साया हमेशा एक सवाल छोड़ जाता है। क्या बूढ़ा सांप अब भी अपना जहर बिखेर सकता है, या यह उसकी आखिरी चाल थी? समय ही बताएगा। पर फिलहाल वह हंसी के साथ कहता है, मैं अभी जिंदा हूं।